हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आरबीआई क्या चेंज लाने वाला है, व्हाट चेंजेस विल आरबीआई ब्रिंग। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आरबीआई एंड सेबी एग्जामिनेशन के लिए। सो इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू IXMB, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी रिमाइंड कि हमारे वेब पेज पे ऑफर चल रहा है 60% ऑफ ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्सेज। सो प्लीज डू चेक दोज कोर्सेज इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो बढ़ते हैं आगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो देखो, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आता है हर 2 महीने में, आपको क्या लगता है कि आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाता है या कम करता है? क्या इस बारे में डिसीजन होता है? एब्सोल्युटली नहीं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ हमेशा से ही स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, मतलब फ्यूचर में आरबीआई क्या चेंजेस लाना चाहता है उसके बारे में भी एक हिंट छोड़ देता है, राइट। तो हम इस लेक्चर पे इसी चीज को डिकोड करेंगे। एंड ये छोटा नहीं है, मतलब लेक्चर आपका छोटा रहेगा, बट दिस विल बी वेरी बिग चेंजेस दैट आरबीआई वुड बी ब्रिंगिंग इन द नियर फ्यूचर। तो वो क्या क्या है? तो देखो, अगर मैं स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज की बात करूं तो आरबीआई के वेबसाइट में कुछ इस प्रकार 7 तारीख को उन्होंने अपडेट किया है। इसका टोटल 3 हेड है। एक है रेगुलेशन एंड सुपरविजन में वो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, दूसरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में कुछ लाने वाले हैं, तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ चेंजेस वो लाने वाले हैं। तो ये क्या चेंजेस होगा, कैसे ये इफेक्ट करेगा, ये सारा चीज को डिकोड करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला होगा रेगुलेशन एंड सुपरविजन की बात, ठीक है। तो रेगुलेशन सुपरविजन में उन्होंने एसएलआर होल्डिंग के बारे में बात किया है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसको हम एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, बैंक में पैसा कहां से आता है? हम सेविंग्स में रखते हैं तो बैंक में पैसा आता है, लेकिन वो तो बैंक का लायबिलिटी हुआ। तो बैंक का एसेट्स क्या हुआ? बैंक का एसेट्स हुआ जो लोन बैंक हमको देती है, जो लोन बैंक कॉर्पोरेट्स को देती है, जो लोन बैंक या किसी भी को देती है, वो बैंक का एसेट्स हुआ। प्लस बैंक कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करती है, ठीक है। क्या करती है? बैंक कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करती है। सो देखो फ्रेंड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, ये बैंक में 3 तरीके का होता है। एक है HTM कैटेगरी, मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, वो होता है AFS, मतलब अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी, और तीसरा होता है HFT कैटेगरी, ठीक है। ये होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो देखो, हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, पहले उस चीज को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में बैंक ने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड बाय किया है 100 रुपीज का, ठीक है। अब 3 महीने बाद ये हो जाता है 92 रुपीज, मतलब सीधा सीधा ये तो 8 रुपए लॉस हुआ बैंक को, राइट। तो इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट उस प्रकार है जो हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक बैंक इसको होल्ड करता रहेगा। एसएलआर होल्डिंग में, एसएलआर आपको पता है कि एसएलआर पे आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पे बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। राइट नाउ इट्स एट 18.5% ऑफ एनडीटीएल, वो तो आपको पता है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते, हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो 92 हो गया तो बैंक को तो 8 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन HTM कैटेगरी में ये लॉस नहीं होगा, बिकॉज बैंक इसको मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा है, राइट। एंड इस पे मैक्सिमम कितना पैसा वो डाल सकता है, यही चीज में चेंजेस लाया गया है। तो चेंजेस क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक दूसरा कैटेगरी होता है अवेलेबल फॉर सेल, मतलब बैंक उसमें ट्रेड करना चाहती है, लेकिन वो, मतलब बैंक ने ऐसा बोला नहीं कि हम ट्रेड करेंगे। अवेलेबल फॉर सेल, वो बैंक सेल भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक तीसरा कैटेगरी होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इस पे जो भी सिक्योरिटीज बैंक के पास है, उसका मतलब है ही कि ये ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए है, मतलब उसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, वो बाय या सेल करने के लिए उन्होंने रखा है। तो ये 3 कैटेगरी हो गया। अब बैंक ने जो चेंज किया है ना, वो चेंज किया है HTM कैटेगरी में, ठीक। क्या चेंजेस किया है? तो देखो, आरबीआई बोल रहा है कि 1 सितंबर 2020 से जितना भी सिक्योरिटीज एसएलआर कैटेगरी में बैंक ने खरीदा है अप टू मार्च 31, 2023, राइट। तो HTM कैटेगरी में वो 19.5% से 23% ऑफ एनडीटीएल, ठीक है। अब ये 19.5 क्या है?
19.5 से ये अभी 23%, मतलब मान के चलो ये HTM कैटेगरी में, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैंक का 100 रुपए है, तो सिर्फ 23% ही उस पे HTM कैटेगरी में बैंक इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। उन्होंने ये भी साथ में बोला कि HTM लिमिट वुड बी रिस्टोर्ड फ्रॉम 23 टू 19% इन द फेस्ड मैनर। जो आज के दिन में 23% है, इसको 19.5% फेस्ड मैनर पे किया जाएगा। एंड ऐसा क्यों किया जाएगा? देखो, एक चीज समझते हैं, मैच्योरिटी तक होल्ड करना मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग, क्योंकि ये SLR कैटेगरी में क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये इसलिए भी कर रहा है RBI ताकि जो गवर्नमेंट का बोरोइंग है उसको सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट को 14 लाख करोड़ के आसपास थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठाने वाली है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए दे आर रिड्यूसिंग इट इन दी फेस्ड मैनर, मतलब अभी तो जरूरत है तो ज्यादा उनके पास रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, इस सिलसिले में RBI ने परसों के दिन ये बोला था कि हम कुछ दिनों में इसके गाइडलाइंस अलग से इशू करेंगे, तो वो गाइडलाइंस आज इशू हो गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने एक चेंजेस भी किया है। पिछले वाले स्लाइड में देखो, जो डेट उन्होंने बताया था वो डेट था सितंबर 1, 2020 से 31 मार्च 2023। तो ये 2023 को उन्होंने एक साल अभी बढ़ा दिया है, उन्होंने कर दिया है 2024। तो मतलब कोई भी सिक्योरिटी सितंबर 1 2020 से सितंबर 31 2024 तक बैंक ने एक्वायर किया है, वो अंडर द एनहांस लिमिट 23% का होगा। उसके बाद बैंक ने फेस मैनर से धीरे धीरे उसको कम कर देना है। 22% कर देना है जून 30 2024 तक, 21% कर देना है सितंबर 30 24 तक, 20% कर देना है 31 दिसंबर 2024 तक, एंड 19.5 कर देना है मार्च 31 2025 तक। ये सर्कुलर एप्लीकेबल है कमर्शियल बैंक के लिए और ये इनफोर्स हो जाएगा इमीडिएटली। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो राइट नाउ HTM कैटेगरी में कितने परसेंट है? इट्स 23%। ठीक है, क्योंकि जून 30 2024 को ये 22% होगा, तो अभी कितना है? अभी के लिए तो 23% ही है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है आपका नेक्स्ट रेगुलेशन एंड सुपरविजन में अगला वाला। अभी नंबर 2 पॉइंट पे है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो देखो, इसमें उन्होंने बोला एनहांसमेंट टू UPI प्रोसेसिंग मैंडेट विथ सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट्स। तो देखो, यहां लिखा बहुत कुछ है, मैं चाहता हूं कि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ो, तो मैं एक स्लाइड पीछे चला जाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहले IPO कैसे लोग खरीदते थे? अजबा से खरीदते थे। ठीक है, अजबा में अकाउंट का जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता था, राइट। लेकिन आज के दिन में लोग अजबा में नहीं जा रहे, मतलब 70% जो IPO में ट्रेडिंग हो रहा है, लोग जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो थ्रू IPO मैंडेट लगा रहे, तो ये भी एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है पैसा। तो इसका मतलब ये है UPI का, सॉरी, इट्स नॉट IPO मैंडेट, इट्स UPI मैंडेट। ठीक है, IPO में जो पैसा लगा रहे इट्स थ्रू UPI मैंडेट। तो IPO में UPI का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा है, करेक्ट, मतलब UPI का एडेप्टेबिलिटी भी लोगों में बढ़ गया है। तो आपको ये चीज भी पता होगा कि जो रिक्वेरिंग पेमेंट, फॉर एग्जांपल जो आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन में कभी यूज किया होगा ना, डेबिट कार्ड EMI, तो डेबिट कार्ड मतलब आप अपने डेबिट कार्ड में ऑथराइज कर रहे हैं कि हर मंथ वो आपके पैसे काट ले। फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर पे भी होता है। फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर पे आप 100 रुपए का कोई ऐप खरीदे हो, हर मंथ 100 रुपए वो काट लेते हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर पाते हैं। रीजन, RBI ने वो कर दिया ब्लॉक कि रिकरिंग पेमेंट नहीं होगा। तो RBI ये कह रहा है कि ठीक है, हम अब UPI में ही ये सिस्टम को इंक्लूड कर देंगे। समझ में आ रहा है? RBI ने क्या बोला है कि RBI ने बोला है हम इसी में कर देंगे। Therefore, it has been decided to introduce a single block and multiple debit functionalities in UPI। मतलब एक बार आपने ब्लॉक किया कि मंथली मुझे 100 रुपए कटवाना है, तो हर मंथ वो डेबिट हो जाएगा 100 रुपए। समझ में आया? Which will significantly enhance the ease of making payment in e-commerce space and towards investment in security। तो ये चीज सिर्फ फ्लिपकार्ट अमेजोन में नहीं, ये आपके SIP में भी काम आएगा, जो आप म्यूचुअल फंड में शायद लगाते होंगे पैसा, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन इशू करेगा? NPCI अलग से नोटिफिकेशन इशू करेगा।
नेक्स्ट जो चेंजेस है, हमने ये देख लिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में, एक दूसरा ये भी है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें भी वो सिस्टम को, ठीक है, रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग पेमेंट के कैटेगरीज को वो एक्सपैंड करेंगे ताकि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अडेप्टेबिलिटी को भी यूपीआई जैसा बढ़ाया जाए। तो इसके रिगार्डिंग भी जो गाइडलाइंस है एनबीबीएल, जो कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड नाम का कंपनी है, वो सेपरेटली इशू करेंगे, ठीक है। दिस इज द सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ एनपीसीआई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। तो फाइनेंशियल मार्केट में उन्होंने ये बोला हेजिंग ऑफ गोल्ड प्राइस रिस्क इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। सिंपल सी बात है, यहां पे भी जो लिखा है वो आपके लिए है, मैं आपको समझाता हूं। मैं और आप रेसिडेंट इंडियन हैं, मतलब हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम गोल्ड प्राइसेस को हेज नहीं कर सकते, राइट। मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे हम गोल्ड प्राइस को हेज नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट परमिशन। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास गिफ्ट सिटी गुजरात है और वो भी इंटरनेशनल मार्केट है, हम वहां जाके कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप पढ़ लो, रेसिडेंट एंटिटीज इन इंडिया आर currently not permitted to hedge their exposure to gold price in overseas market, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। तो हमको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने यह डिसाइड किया टू परमिट रेसिडेंट एंटिटीज टू हेज देयर गोल्ड प्राइस रिस्क ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज इन दी आईएफएससी। तो इसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस है वो आईएफएससी इशू करेगा, बिकॉज गिफ्ट सिटी को वो रेगुलेट करते हैं, राइट। सो विद दिस आई थिंक आपको तीनों चीज क्लियर हो गया। ये सारा चेंजेस फ्यूचर में आने वाला है। सो लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखो। यू नो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। विद दिस वी आर डन माय डियर फ्रेंड्स, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर preparing. Probably right now you're preparing for SEBI, right? So if you are looking to prepare for SEBI, you know, आप हमारे वीडियोस चैनल में हमेशा आते रहो, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑन दी SEBI सीरीज, राइट। विद दिस वी आर डन एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare 50% faster.